नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेंट्स एलीट पे। तो ये वीडियो इस बारे में है कि किस तरह से हम बैंकिंग की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। ठीक है, अब मेरी जो SBI PO की इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली वीडियो है उस पर 29K व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन उसके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप में से कई लोग हैं जो कि बैंकिंग के प्रिपरेशन में बस एंटर करना ही चाह रहे हैं, बस उन्हें राइट काइंड ऑफ गाइडेंस नहीं मिला है अभी तक, जिससे वो थोड़ा कतरा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। मैं खैर अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपकी मदद करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, इस पूरी जर्नी के दौरान इस चैनल पर कई सारे वीडियोस आएंगे जो कि आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम को, एक्चुअली किसी भी मतलब बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ठीक है, अगर आप बिगनर है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस या जो भी मतलब कह सकते हैं आप प्रिपरेशन के बीच में भी हैं अगर अपनी जर्नी के, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तक क्योंकि मैं जीके की भी स्ट्रेटजी आपको शेयर करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की पढ़ाई मैंने किस तरह से की थी, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में ये बातें भी पूछी है। ठीक है, तो उसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप वैसे मुझे बिल्कुल अपने एक फ्रेंड की तरह, एक गाइड की तरह बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 मैं चारों सब्जेक्ट्स के स्ट्रेटजीज कंपेयर करूंगा। ठीक है, मतलब बताऊंगा क्या हो सकते हैं, आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे सही तरीका क्या है कि आप उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न को समझना, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और साथ साथ उसका सिलेबस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आप एक बिगिनर है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप समझ लीजिए कि बैंकिंग में कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ आपको, मेनली 3 क्लर्क और 3 PO लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब टारगेट आपका कुछ भी हो, ठीक है, आप चाहे क्लर्क के लिए टारगेट कर रहे हो या फिर PO के लिए ही टारगेट कर रहे हो, फिर भी एग्ज़ाम्स तो आपको सब देने चाहिए, क्लर्क लेवल भी और PO लेवल भी। आपका इम्प्रूवमेंट ही होगा इससे अल्टीमेटली। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसे SBI जूनियर एसोसिएट का फॉर्म आने वाला है, आप बिल्कुल उस फॉर्म को भर दीजिए। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप बिल्कुल उस फॉर्म को भरिए और तैयारी में लग जाइए। तो चाहे PO हो या क्लर्क हो, दोनों में क्या होता है, प्री और मेंस, ये 2 एग्ज़ाम तो होते ही है ना। प्री प्लस मेंस, ये 2 एग्ज़ाम तो होते ही हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको प्री की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो और इसको जानने के लिए क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए आप सबसे पहले एक मॉक दे दीजिए, कोई भी मॉक। ठीक है, चाहे वो ऑलिव बोर्ड हो, ग्रेडअप हो या अड्डा हो या बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक हो, कोई भी ऐप एक डाउनलोड कीजिए। और उसमें जो फर्स्ट मॉक होता है वो फ्री होता है हर एग्ज़ाम का, SBI क्लर्क हो या SBI PO हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट मॉक हमेशा फ्री होता है। तो उस मॉक को दीजिए और देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, थोड़ा एक एग्ज़ाम पैटर्न का भी आइडिया हो जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका भी आइडिया हो जाएगा। और क्या मतलब आपकी तैयारी क्या मतलब उसमें अभी आप बिना तैयारी किए कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 1 बाय 1 चारों सब्जेक्ट्स के स्ट्रेटजी पे। ठीक है ना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्री में GK नहीं होता है, प्री में GK नहीं होता है, लेकिन मेंस में GK का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, GK क्या जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, जनरल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि ये आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देता है। ऑलराइट, तो चलिए रीजनिंग, अब रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग को आप पार्ट लीजिए 2 पार्ट्स में। ठीक है, रीजनिंग में क्या होता है, मतलब अगर आप अगर आप सिलेबस देखिएगा तो पूरी रीजनिंग में क्या है, एक तो पजल्स है। ठीक है, जिसके मतलब 35 में से अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 पजल्स आ जाते हैं, एक पजल पे 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप यानी कि आप देख लीजिए 20 से 25 मार्क्स का तो पजल्स ही आ जाता है, प्री की बात कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, अब रीजनिंग में पजल्स के अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी, चाहे वो सिलोजिज्म है या इनइक्वालिटीज़ है, जो भी चैप्टर्स, उन सभी को आप क्या कह लीजिए, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में कौन कौन सी चीज़ें आती है, अब ये आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, पजल्स के अलावा जो भी चैप्टर्स हैं वो सभी के सभी मिसलेनियस है, जैसे कि सिलोजिज्म हो गया, या फिर इनइक्वालिटीज़ है, या ब्लड रिलेशन, या फिर जो भी है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी मिसलेनियस में आते हैं। अब इसके लिए मतलब जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चंस, मिसलेनियस के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे जो अल्फ़ाबेट टेस्ट वगैरह जो भी मैंने बताया, इन सब के लिए आपको मतलब
बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आप कोई बुक खरीद लीजिए और उस बुक को कंप्लीट करने में आप लगे हुए हैं, ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। इतने तुच्छे तुच्छे से टॉपिक्स है ये सब कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपको समझना होगा। प्री की बात मैं कर रहा हूँ, प्री के लिए थोड़ा थोड़ा सा बस हर एक में कॉन्सेप्ट समझना है आपको। उसके बाद आपके लिए ये चैप्टर्स बहुत ही आसान हो जाएंगे। इतना कि आप 10 में से 10 बिल्कुल सही बना करके आइएगा, काफ़ी तेज़ी से बना करके आइएगा। अब जैसे इनइक्वलिटीज़ का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्यू टी आर इक्वल टू एस ग्रेटर देन वी, जो भी है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन होता है, ये गिवन में होता है, इनइक्वलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कंक्लूजन्स कुछ दिए रहते हैं, उनमें से आपको बताना है कि कंक्लूजन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंक्लूजन में एक आ गया आर ग्रेटर देन वी, ये फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर में आ गया मान लेते हैं टी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू एस। आपको बताना है कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस सही, सॉरी कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं इसको बस देखते ही बता सकता हूँ कि फर्स्ट सही है और बिल्कुल सेकंड गलत है, ठीक है। मैं इस चीज़ को देखते से ही बता सकता हूँ, पर शुरुआत में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तब मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है हर टॉपिक में, और इसको आप बिल्कुल किसी भी यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देख करके भी, किसी भी मतलब एजुकेटर के वीडियोज़, बस लंबे लंबे वीडियोज़ आपको नहीं देखना है कि 1 घंटे का कोई वीडियो है सिलोजिज्म के ऊपर और उसको देखे जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। शुरुआत के बस कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाना चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रैक्टिस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और इन सब के लिए पूरे मिसलेनियस को कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना समय लगना चाहिए, 10 डेज, हर एक के कॉन्सेप्ट जानने के लिए, ठीक है। स्पीड एक्यूरेसी नहीं आ रही है शुरुआत में, कोई बात नहीं, 10 दिन में नहीं आती है स्पीड और एक्यूरेसी, मुझे ही पता है। लेकिन हाँ, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ 10 दिन चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, 10 क्वेश्चन इसके बना लिए। ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, 10 क्वेश्चन इसके बना लिए, ठीक है। एक्यूरेट नहीं होगा शुरुआत में, मुझे ही पता है, पर नो प्रॉब्लम। अब आते हैं पजल्स में। पजल्स की भी शुरुआत, मतलब पजल्स भी आपको शुरुआत से ही शुरू करनी चाहिए। अब पजल्स में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल हो गए, या फिर फ्लोर बेस्ड हो गए, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट कोई अलग नहीं है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट भी एक पजल ही होता है देखा जाए तो। और भी बहुत सारे एज बेस्ड पजल्स हैं। हर तरह के पजल्स की प्रैक्टिस आपको शुरुआत से ही कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप अंकुश लांबा सर के वीडियोस देख सकते हैं, सबसे बेस्ट तो वही रहता है, मैंने भी उसी से बिल्कुल प्रिपेयर किया था। और भी बहुत सारे जो भी जितने भी टाइप्स है, ये सारे पजल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, पूरे के पूरे मिसलेनियस को कंप्लीट करने के बाद और कुछ पजल्स भी आने के बाद आप जब मॉक अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी मतलब अलग ही लेवल पर पहुंचने लगेगा। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही तरीके से काम आ रही है। अब क्वांट में देखिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 बिल्कुल डे बाय डे स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। डे बाय डे स्ट्रैटेजी मतलब इस वीडियो में बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बस एक रफ रोड मैप दिखा दे रहा हूँ। चलिए अब क्वांट में आ जाते हैं। तो क्वांट को भी आप 3 पार्ट्स में बांट लीजिए। जो भी क्वेश्चंस होते हैं क्वांट में किस तरह से होते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्पीड मैथ्स के, ऑलराइट। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं डी आई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं एरिथमेटिक। और आपको तीनों ही चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आप क्वांट में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पीड मैथ्स और डीआई के भरोसे मैं एग्ज़ाम निकाल लूँ, तो हो सकता है कि आप प्री तो निकाल भी लो, मगर मेंस फिर क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मेंस भी क्लियर करना है, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको प्री क्लियर करना है हर एग्ज़ाम का, मेंस निकले या ना निकले, ऐसा तो नहीं। आपको जॉब चाहिए है बिल्कुल। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब आपको प्री भी क्लियर करना होगा और मेंस भी क्लियर करना होगा। तो चलिए क्वांट में देख लेते हैं स्पीड मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आती है। मैं रफली बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सिलेबस देखिएगा तो आप खुद भी समझ जाइएगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, फिर है नंबर सीरीज, है ना। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों ही होते हैं। अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिस, जब इससे प्रिपरेशन में घुसिएगा, आपको काफ़ी कुछ पता चलने लगेगा धीरे धीरे। और भी कुछ चीज़ें होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनको स्पीड मैथ्स क्यों बोला जा रहा है ये बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। स्पीड आप तो खैर क्या ही बता पाइएगा, मतलब आप तो खैर देखिए, चलिए देखिए,
देखिए स्पीड मैथ्स में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन ये सारे क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि आप देखते हैं बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया क्या, स्पीड मैथ्स। जैसे कि अब मैं एग्जाम, अब सिंप्लीफिकेशन में अब क्या मतलब उसका भी तरीका होता है। सपोज सिंप्लीफिकेशन के कोई मैं ले लेता हूँ, लिखा हुआ आपके पास 12.5% ऑफ 320। इसको क्या आप सॉल्व किस तरह से सॉल्व कीजिए, क्या 12.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 320 इतना कीजिएगा तो बिल्कुल आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको जानने का ज़रूरत यह है कि 12.5 का मतलब होता है, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 1/8, 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा 1/8। तो 1/8 इंटू 320 आसानी से ये बिल्कुल 40 टाइम्स में कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया 40। ये होता है। ठीक है, अब एक और मैं दिखलाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि बहुत ही टफ कई लोगों को लगता है, मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना टफ है नहीं एक्चुअली। चलिए देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहेगा, दो इक्वेशंस दिए रहेंगे। सपोज x² प्लस 360 x माइनस 420, मैं रफली कुछ भी नंबर ले रहा हूँ। अब 3x² माइनस 240 x माइनस 520 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में आपको ऑप्शंस किस तरह से होंगे कि आपको बताना है कि x की वैल्यू y से बड़ी है या छोटी है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। मतलब मैं लिख ही देता हूँ एक्चुअली, किस तरह के ऑप्शंस होंगे कि x ग्रेटर देन y, ये पहला ऑप्शन। सेकंड x लेस देन y, थर्ड x ग्रेटर देन इक्वल टू y, फोर्थ x स्मॉलर देन इक्वल टू y, या फिर फिफ्थ x इक्वल टू y और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, मतलब कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है x और y के बीच। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना है। कैसे, मैं बिल्कुल निंजा टेक्निक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने की निंजा टेक्निक, आप ये कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में क्या है 420, इसका साइन क्या है माइनस। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 520, इसका साइन क्या है माइनस। तो अगर दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म का साइन जो है वो माइनस है, तो आप आंख मूंद करके ये जो ऑप्शन है नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, इसको टिक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसको आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके ये जो है नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। आप अपने प्रिपरेशन के दौरान आप देखिएगा कि आप ऐसे बहुत सारे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको काम की चीज़ें मिल जाएगी, जिससे आप उस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली बना सकते हैं। ऑलराइट, डीआई में क्या होता है, चलिए डीआई में आ जाता है। डीआई में आता है बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट या फिर जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब अलग अलग तरह के लाइन ग्राफ हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल होता है। आपको वैल्यूज़ बिल्कुल दिए, प्री के बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज़ बिल्कुल दिए हुए रहेंगे आपको, बस मतलब वैल्यू पुट करने। सपोज आप लिखा हुआ है कि 2020 में और 2025 के बीच जितने भी सेल हुए हैं उसका रेशियो आपको निकालना है, और दोनों सारा डेटा में बार ग्राफ में या पाई चार्ट या जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें आपको दिया हुआ रहेगा। बस आप प्रैक्टिस, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मायने रखता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डीआई की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, चलिए वो मैं लास्ट में बताऊँगा क्या नहीं कह रहा हूँ। अरिथमेटिक में आ जाता है। अरिथमेटिक में जितने भी बाकी के सारे चैप्टर्स है आप सिलेबस में, इन सब के अलावा जो भी कुछ बच गया है वो सभी के सभी आ जाएंगे अरिथमेटिक में, जैसे कि एवरेज या फिर परसेंटेज या फिर बोट स्ट्रीम या जो भी है, जितने भी चैप्टर्स आप खुद समझ जाएगा वो सब अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं। उनको भी आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको खुद बताऊँगा, डिटेल वाइज भी बताऊँगा कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस चीज़ की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी लंबा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं।